एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 में आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स अर्थात हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सबसे पहले मैटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तुएं कुछ मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, अर्थात कुछ तत्व से मिलकर बने होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे ही मैटर कहा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जिसमें मास हो, शेप हो और साइज हो, उसे मैटर कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही लोगों को ये जानने की इच्छा रही कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जो वस्तुएं हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे देश के जो फिलोसफर्स थे उनका ये मानना था कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तुएं पंच तत्व से मिलकर बने होते हैं। पंच तत्व कहने का मतलब होता है क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, अर्थात एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मैटर के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले दोनों को हम समझ लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पदार्थ का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो हम सिंपल अपने अनुभव के आधार पे पता लगा सकते हैं। जैसे जो पदार्थ है वो गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, उसमें कुछ चमक, कुछ स्मेल, ये सब जो गुण होते हैं वो पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। जब केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करें तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो जैसे पदार्थ एसिडिक इन नेचर हो सकता है, बेसिक इन नेचर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो सकता है, रिड्यूसिंग नेचर के का हो सकता है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक बीकर है, बीकर में वाटर है। अब उसमें हम किसी मैटर को जैसे कि शुगर, साल्ट या फिर पोटासियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़ों को डालेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जब इन टुकड़ों को वाटर में डालते हैं तो उसका कलर, अगर पोटासियम परमैंगनेट को डालते हैं तो पूरे पानी का जो कलर है वो पर्पल कलर का हो जाता है। अगर शुगर को डालेंगे तो हम ये देखते हैं कि पूरे पानी का जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है, नमक को डालने पे नमकीन हो जाता है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये बताता है हाउ स्मॉल आर दिज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर है उसके पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स नैनोमीटर के रेंज में होता है, ठीक है। नैनोमीटर कहने का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। कितना होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। इसे भी समझने के लिए हम इसी एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। क्या करते हैं कि 100 ml वाटर में पोटासियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़ों को डालें। तो हमने क्या देखा कि जो वाटर है उसका कलर पर्पल कलर का हो गया। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जब पोटासियम परमैंगनेट के टुकड़ों को पानी में डालते हैं
तो ये होता है कि पोटासियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है उसके बीच में जाके स्थिर हो गए, इसी कारण दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। एक और एक्सपेरिमेंट को हम देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है। अब इसमें कोई गैस है। अब इसके ऊपर एक पिस्टन लगाते हैं और पिस्टन लगाने के बाद हम इसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो हम महसूस करते हैं कि हम इस पिस्टन को आसानी से नीचे तक दबा सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो गैस है, गैस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, जिस पे हम जब फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। उन सभी मटेरियल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। भले ही जब गैस होगा तो गैस के पार्टिकल्स में जो मूवमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा कम होगा और गैस में कम होगा, लेकिन मूवमेंट सारे पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनमें जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट का मुख्य कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर है उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होता है, उसी एनर्जी के कारण पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। जो मूव करते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं डिफ्यूजन की प्रक्रिया। ठीक है, जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है वो मैटर के पार्टिकल्स के मूव करने के कारण होता है। जैसे दो गैसों का मिश्रण, हम ये देखते हैं कि जैसे सिंपल देख सकते हैं कि धुआं जो होता है वो हवा में मिक्स होता है। तो उसके मिक्स होने का कारण क्या होता है कि धुआं और वायु दो गैस है, दोनों एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ डिफ्यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो धुआं है और गैस है दोनों के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण, जिसके कारण एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है, मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है। इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे पानी है, ठीक है, एक फ्लास्क में पानी लिया गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, या फिर कोई एक बर्तन है, बर्तन में पानी है। अब हम उस पर क्या करेंगे, एक लाइन खींचने की कोशिश करेंगे। तो लाइन खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या हम पानी के ऊपर लाइन खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी पर लाइन खींचने की कोशिश करते हैं तो वो पानी के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ठीक है, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं जिसके कारण वो लाइन नहीं बन पाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि जो वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कार्य करता है। इसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के कारण वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और वाटर के ऊपर हम लाइन नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की अवस्था क्या होती है, तो मुख्य रूप से मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों किसी भी मैटर के स्टेट को समझने से पहले हम मैटर के कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो मैटर है, मैटर में क्या होता है, शेप एंड साइज होता है। ठीक है, शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज के आधार पे हम मैटर के स्टेट की
चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सॉलिड स्टेट, मैटर का जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें मैटर का शेप और साइज दोनों कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि आयरन के एक टुकड़े के बारे में जब बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आयरन का जो टुकड़ा होता है उसका शेप और साइज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन इस एक बात को ध्यान रखना है कि हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आयरन है तो आयरन को हम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है। लेकिन हम सिंपल भाषा में जब किसी मैटर के बारे में बात करते हैं तो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी चर्चा करते हैं। तो जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि उसका डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट साइज होता है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है रबर के मैटर में। तो रबर के मैटर में क्या होता है कि जैसे रबर को हम खींचते हैं तो उसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो एक कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि मैटर क्या होगा, सॉलिड होगा या फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी पदार्थ पे हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, बाहर से फोर्स लगाने के कारण अगर उसके शेप में परिवर्तन आता है और फोर्स को हटाने के बाद पुनः अपने स्टेट में वापस आ जाता है, तो भी इस स्टेट को सॉलिड स्टेट ही कहते हैं। अगर लिक्विड स्टेट की चर्चा करें तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि जो मैटर है उसका वॉल्यूम तो सेम होता है, अर्थात साइज तो सेम होता है, लेकिन जो शेप होता है वो चेंजेबल होता है। क्यों चेंजेबल होता है? क्योंकि लिक्विड को हम जिस स्ट्रक्चर के, जिस शेप के कंटेनर में डालेंगे लिक्विड, उसका शेप ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं गैसियस स्टेट। मैटर के गैसियस स्टेट के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसका शेप और साइज दोनों फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, जैसे अगर गैस को लेते हैं तो गैस जो होता है वो आसानी से एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पे एक्सपेंड कर सकता है। इसके कारण क्या होता है, उसका वॉल्यूम जिस कंटेनर के वॉल्यूम में रखेंगे उसी कंटेनर का वॉल्यूम गेन कर लेगा। शेप की बात करेंगे तो उसे जिस शेप के कंटेनर में डालेंगे उसी शेप को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हम मैटर के कुछ खास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, मैटर का जो तीनों स्टेट होता है उसमें दो खास नेचर होता है, डिफ्यूजन का और कंप्रेसिबिलिटी का। तो डिफ्यूजन और कंप्रेसिबिलिटी की जब हम चर्चा करेंगे तो हम तीनों में कंपेयर कर लेते हैं। तो डिफ्यूजन की जो क्षमता होती है वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है। सेम कंप्रेसिबिलिटी अर्थात दबने की क्षमता जो होती है वो भी गैस का सबसे अधिक होता है, लिक्विड का उससे कम होता है और सॉलिड का सबसे कम होता है। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, जैसे डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा ही जो एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो जलीय जीव होता है वो श्वसन की क्रिया करते हैं। जैसे मछली जो होता है गलफरे के द्वारा सांस लेता है। ठीक है, तो गलफरे के द्वारा सांस कैसे लेता है, तो ब्रीथ करने के लिए वो क्या करता है कि अपने गलफरे में वाटर को लेके जाता है। तो वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वो गलफरे के स्किन के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है कि जो वाटर में अवेलेबल ऑक्सीजन है वो स्किन के माध्यम से ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं। और डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और इसी क्रम में जो मछली के शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो फिर से वाटर के कांटेक्ट में आता है और वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व होने के बाद वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन की जो क्षमता होती है वो गैस टू गैस में भी होता है, गैस टू लिक्विड
गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, सारे स्टेट ऑफ मैटर में होता है। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट को हम जान लेते हैं, एलपीजी और सीएनजी गैस के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि जो मैटर है, मैटर में कंप्रेसिबिलिटी की क्षमता होती है, यानी कि दबने की क्षमता होती है। तो जब किसी गैस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो दबेगा। तो दबेगा तो इसी के आधार पे 2 तरह का गैस बनाया जाता है, एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि एलपीजी में क्या होता है। तो एलपीजी जो होता है उसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन 2 तरह के गैस होते हैं, और सीएनजी जो होता है उसमें मीथेन गैस होता है। ठीक है, तो इन दोनों गैसों को क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे किसी सिलेंडर में जब हम भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर पर जब हम गैस को रखते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है प्रेशर। ठीक है, गैस जो होता है, गैस एक प्रेशर अप्लाई करता है। तो प्रेशर अप्लाई करता है तो इसे समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जैसे एक बैलून है, बैलून में जब हम हवा भरेंगे तो क्या होता है कि बैलून का साइज धीरे धीरे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स जो है वो बैलून के लेयर पे, बैलून के सतह पे एक प्रेशर अप्लाई करता है। तो प्रेशर जो अप्लाई करता है, तो प्रेशर अप्लाई करने का रीज़न क्या होता है, तो जो गैस या फिर कोई भी जो मैटर है उसके पार्टिकल्स में एक काइनेटिक एनर्जी होता है। उसी काइनेटिक एनर्जी के द्वारा एक फोर्स, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा फोर्स उस कंटेनर के सतह पर लगाया जाता है और उसी को प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, उसी के द्वारा प्रेशर अप्लाई होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट। मैटर जो होता है क्या अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, तो बिल्कुल चेंज करता है। मैटर जो होता है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड से गैस और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। वाटर, वाटर जो है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैटर के स्टेट को चेंज होने की अवस्था को समझने के लिए, क्योंकि मैटर जो है वो हम आसानी से सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में देख सकते हैं। आइस सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है और वेपर गैस होता है। ठीक है, तो जब आइस है, आइस को जब गर्म करेंगे तो लिक्विड अर्थात वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वाटर को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो वेपोराइजेशन की क्रिया होगी और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने जान लिया कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कोई भी जो पदार्थ है उसके पार्टिकल्स में निश्चित रूप से कुछ एनर्जी रहेगा। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कोई भी पार्टिकल्स जिसमें मास हो, ठीक है, जिसमें मास हो, निश्चित रूप से उसमें एनर्जी रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू mc², यानी कि जिसमें भी मास होगा उसमें एनर्जी निश्चित रूप से होगा। ठीक है, चाहे उसमें कम एनर्जी रहे या फिर ज़्यादा एनर्जी रहे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की चर्चा हो गई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ हम बॉइलिंग पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे हमने वाटर की बात की, तो वाटर जो होता है वो आइस, लिक्विड, वाटर जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होता है। तो जब आइस को हम गर्म करते हैं तो वो मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट होता है, और वाटर को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, वो वेपोराइजेशन की क्रिया के द्वारा गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसमें दो चीज़ को हमने देखा
क्या देखा, मेल्टिंग को देखा और वेपोराइजेशन की क्रिया को देखा। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहने का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो लेटेंट हीट जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है। देख क्या होता है, मान लेते हैं कि बर्फ़ का एक टुकड़ा है, आइस का एक टुकड़ा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होता है वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका टेम्परेचर हम और भी कम कर सकते हैं, जैसे -1 डिग्री कर सकते हैं, -2, -3, -4, इस तरह से हम इसके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो और ज़्यादा हार्ड होता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर को कम करने से जो मैटर होता है वो हार्ड होगा। अब इसे क्या करते हैं, फिर से हीट देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जब टेम्परेचर मिलेगा, ये जब हीट गेन करेगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। एक स्टेट आएगा जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ठीक है, तो आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है तो वह वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तो पूरा का पूरा आइस एक साथ वाटर में कन्वर्ट होगा, बल्कि धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आइस ही होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है तो उसे हम हीट देते हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि आइस को हम हीट दे रहे हैं, यानी कि एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे ही लेटेंट हीट कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी मैटर को जब हम हीट देंगे और उस हीट के कारण उसके टेम्परेचर में न परिवर्तन होके सिर्फ स्टेट में परिवर्तन हो, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, इसी को लेटेंट हीट कहा जाता है। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर और ये लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, बिना टेम्परेचर में चेंज हुए जब कोई पदार्थ लिक्विड से वेपर या फिर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो हीट स्टोर होता है उसे ही लेटेंट हीट कहा जाता है। तो लेटेंट हीट जो होता है वो दो तरह का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि मैटर जो है, मैटर को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर गैस को लिक्विड और लिक्विड को टेम्परेचर कम के सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन होता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इसी क्रिया को सब्लिमेशन और डिपोजिशन कहा जाता है। जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और उसी गैस को जब टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो जब हम किसी मैटर के स्टेट पर प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। ठीक है, जब किसी गैस के टेम्परेचर को कम करेंगे
तो कम करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसके वॉल्यूम में कमी आएगी। ठीक है, तो जब किसी गैस के टेम्परेचर को कम करेंगे और उसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, उसका वॉल्यूम में कमी आ सकता है, और जब उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो भी उसके वॉल्यूम में कमी आएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि गैस जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी गैस का टेम्परेचर कम करेंगे और उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसी क्रिया को अगर हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे तो लिक्विड जो होगा वो सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गैस है, गैस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है वो सॉलिड CO2 होता है। ठीक है, जिसे ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, ड्राई आइस कहने का मतलब क्या होता है, सॉलिड CO2। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम इवेपोरेशन की चर्चा करेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है, तो इवेपोरेशन को समझने के लिए इसके साथ साथ हम वेपोराइजेशन की क्रिया को भी समझते हैं कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन की जब चर्चा करते हैं तो दोनों सेम प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। ठीक है, किस चीज़ का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का। क्या डिफरेंस होता है, जब किसी भी लिक्विड को हम हीट प्रदान करेंगे तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर में जो कन्वर्ट होता है उसका दो कंडीशन हो सकता है। एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि वेपर लिक्विड को जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के बाद वो वेपोराइजेशन की क्रिया शुरू करेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन यह भी होता है कि जो लिक्विड है वो बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे गए, ठीक है, बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे गए किसी भी टेम्परेचर पे अप वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इस क्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वेपोराइजेशन जो होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, लेकिन जो इवेपोरेशन की क्रिया होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, तो इवेपोरेशन को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे किसी ग्लास में वाटर है, ठीक है, किसी ग्लास में वाटर है, हम उसके ऊपर एक सिंपल सा पेपर डालते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि जो पेपर है वो थोड़ी देर बाद हल्का भीग जाता है। तो भीगने का जो कारण होता है वो क्या होता है कि इसमें जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स धीरे धीरे निकलते रहते हैं, और ये जो निकलते हैं यही जो पेपर उस पर रखा हुआ है उसे मॉइस्चर प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जो वेपोराइजेशन की क्रिया होती है वो कैसे होती है। तो इसका रीजन, इसका ये प्रोसेस होता है कि जैसे जो वाटर है, वाटर का जो सरफेस है उस पर वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। ये जो वाटर के पार्टिकल्स है अपने अंदर वाले पार्ट के पार्टिकल्स से हीट को गेन करते हैं, और इसी हीट को गेन करने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि फैक्टर अफेक्टिंग वेपोराइजेशन, सॉरी इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को क्या क्या इफेक्ट करता है, ठीक है, किन किन चीज़ों के द्वारा जो इवेपोरेशन की क्रिया होती है वो अफेक्टेड होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो जब किसी लिक्विड के सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन की क्रिया बढ़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि 1 लीटर का पानी है और उसे हम एक गिलास में डालेंगे। दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि उसे एक हम डिश में डालेंगे, तो क्या होगा कि जो गिलास है उसका सरफेस एरिया कम है, लेकिन जो डिश होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो क्या करेगा, सरफेस एरिया पे ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा पार्टिकल्स सरफेस के एरिया पे रहेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा पार्टिकल्स ऊपर निकलेंगे। और इसका सरफेस एरिया कम है, इसलिए कम सरफेस पे कम पार्टिकल्स रहेंगे तो वो कम निकलेंगे। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन की क्रिया में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब किसी मैटर को, जब किसी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, उसके इवेपोरेशन की क्रिया में वृद्धि होगी। जैसे देख क्या होता है कि दो बीकर हैं, एक बीकर का टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें क्या होगा कि जैसा हमने देखा कि जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरली टेम्परेचर बढ़ने से उसमें मूवमेंट बढ़ेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जब कम टेम्परेचर पे रहेगा तो उसमें इवेपोरेशन की क्रिया कम होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है, और जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसमें इवेपोरेशन की क्रिया बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के कारण भी इवेपोरेशन की क्रिया प्रभावित होती है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो जो एयर है, एयर में जो लिक्विड की मात्रा होती है, सिंपली उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम दो वाटर का सैंपल लेते हैं, ठीक है, वाटर का दो सैंपल लेते हैं, एक के ऊपर ड्राई एयर को डालते हैं और दूसरा के ऊपर ह्यूमिड एयर को डालते हैं, यानी कि ऐसा एयर जिसमें लिक्विड का मात्रा अवेलेबल है। तो क्या होगा कि इस वाटर के सैंपल से जब पार्टिकल्स निकलेंगे तो वो अपने सराउंडिंग्स के द्वारा कम एब्जॉर्ब होंगे। क्यों कम एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि इस सराउंडिंग में ऑलरेडी लिक्विड के पार्टिकल्स अवेलेबल है। लेकिन जब ड्राई एयर की बात करेंगे तो ड्राई एयर होने के कारण क्या होगा कि इसमें वाटर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रहेगी, यानी कि जब ड्राई एयर रहेगा तो इवेपोरेशन की क्रिया अधिक होगी, और जब ह्यूमिड एयर लेंगे तो इवेपोरेशन की क्रिया जो होगी वो कम होगी, ठीक है। इसके बाद है इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो जब हवा की गति को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन की क्रिया में तेजी आएगी, और जब हवा का जो स्पीड है वो कम करेंगे तो इवेपोरेशन की क्रिया में कमी आएगी। तो इसी समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं, ये जैसे मान लेते हैं कि ये भी लिक्विड है, सेम लिक्विड यहाँ भी है। अगर यहाँ पे ड्राई एयर है तो उसमें इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिड एयर है तो ड्राई एयर रहेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और ह्यूमिड एयर रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगा। अब हम क्या करते हैं कि ड्राई एयर के स्पीड को हम बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा कि ड्राई एयर जो है जब उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा, लिक्विड के पार्टिकल्स जैसे ही इवेपोरेट होकर ऊपर जाएंगे तो ड्राई एयर उसे एब्जॉर्ब करेगा और वो आगे निकल जाएगा। तो फिर से इसके सामने ड्राई एयर आ जाएगा, और फिर से इसके सामने जब ड्राई एयर आ जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये वाटर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर जो सराउंडिंग है उसमें ड्राई एयर है लेकिन उसमें स्पीड नहीं है, तो क्या होगा कि जैसे ही इसके ऊपर जो एयर होगा तो ये इवेपोरेट हुए पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो धीरे धीरे ये ह्यूमिड के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ह्यूमिड एयर के रूप में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही ह्यूमिड एयर के रूप में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे इसमें वाटर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता में कमी आएगी, ठीक है। इस तरह से स्पीड जो होता है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग। तो इवेपोरेशन की जो क्रिया होती है वो कूलिंग कैसे काउज करता है। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, क्या देखा कि जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर के सरफेस पे वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपने अंदर उपस्थित पार्टिकल्स के हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ये इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स जो सरफेस पे होते हैं वो अपने अंदर उपस्थित पार्टिकल से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपोरेशन की क्रिया होती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इसके कारण जो अंदर के पार्टिकल्स है वो कूल होंगे, ठीक है। इसी तरह से कूलिंग काउज करता है। तो अक्सर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस
इवेपोराइजेशन की क्रिया के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ होता है उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ठीक है, वो वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्या होता है कि जो कॉटन है वाटर को, यानी कि जब हम कॉटन का कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा कि वो कॉटन हमारे स्वेट अर्थात पसीने को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कॉटन में वाटर के एब्जॉर्ब हो जाने के कारण क्या होगा कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेशन की क्रिया करेगी। इसके द्वारा क्या होगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वो कम कर देता है, ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा ठंडापन फील होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, व्हाई डू सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? कहने का मतलब एक आइस कोल्ड वाटर है, एक ग्लास है, ग्लास में आइस कोल्ड वाटर को हम डाल दिए, तो हम ये देखते हैं कि जो ग्लास है उसके सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जब हम आइस कोल्ड वाटर को हम अपने सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर के कंडीशन में डालेंगे तो क्या हमने बताया कि जो एयर है, एयर में ह्यूमिडिटी होती है, अर्थात एयर में वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो गैस जो ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, तो ग्लास के कांटेक्ट में जो एयर आएगा वो क्या करेंगे उसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे वो इसके संपर्क में आने के कारण अपना टेम्परेचर लॉस करेंगे, और टेम्परेचर लॉस करने के कारण वो गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स ग्लास के लेयर के सतह में आते हैं वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर कम करके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही जो लिक्विड है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसका एक दूसरा और एग्जांपल ले सकते हैं कि जो सुराही होता है, सुराही में क्या होता है कि पानी ठंडा होता है, तो सुराही में पानी ठंडा होने का क्या प्रोसेस होता है उसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे एक सुराही है, ठीक है, मिट्टी का एक बर्तन है, मिट्टी का जो बर्तन होता है वो गर्मी के दिन में क्या करता है, वाटर को ठंडा कर देता है। तो क्यों ठंडा करता है, तो सुराही जो होता है उसमें वो मिट्टी का बना होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं तो उससे क्या होता है कि धीरे 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 वाटर रिसता रहता है और घड़ा के सुराही के सरफेस पे आके जमा होता है। तो ठीक है, तो इस सरफेस पर जो वाटर आके जमा होगा वो क्या करेगा, सुराही के अंदर पानी जो रहेगा उसके हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो सुराही के अंदर जो भी पानी है उस पानी के हीट को सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होते हैं, और सुराही का जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो जो मैटर का चौथा स्टेट है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि मैटर मुख्य रूप से तीन अवस्था में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो जब गैस को हीट करेंगे तो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होगा, और जब लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस के रूप में कन्वर्ट होगा। एक ऐसा कंडीशन होगा कि गैस को फिर से गर्म करेंगे, तो गैस को जब और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा कि गैस जो है वो गैस के पार्टिकल्स ब्रेक करना शुरू करेंगे। तो ब्रेक करने के कंडीशन में क्या होता है कि जो गैस है उसके एटम्स, उससे गैस के जो एटम्स है उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और गैस जो है वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिसपे जो गैस है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को कहा जाता है प्लाज्मा, ठीक है। इस स्टेट को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नियॉन बल्ब होता है, हाइड्रोजन बल्ब होता है, हीलियम बल्ब होता है। तो इन सब में क्या होता है कि जो ट्यूब होता है, ट्यूब में कुछ गैस भरा हुआ है, ठीक है, ट्यूब में कुछ गैस भरा हुआ है, जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो गैस है वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसमें फ्लोरेसेंस की क्रिया होती है और वो चमकने लगता है, ठीक है।
तो इस स्टेट को यानी कि गैसेस स्टेट के बाद का जो गैसेस स्टेट को जब और हीट प्रदान करते हैं तो वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को प्लाज्मा फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो क्या कहलाता है, BEC यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये क्या होता है थोड़ा सा हम समझते हैं। 1920 में 1920 में हमारे देश के एक साइंटिस्ट थे एशियन बोस। ठीक है, एशियन बोस, उन्होंने एक कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन में उन्होंने ये बताया कि कोई सॉलिड मैटर का जो स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट होता है, धीरे धीरे हम उसके टेम्परेचर को कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 100,000, मतलब कि 100,000वां गुना जब उसे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो हाई डेंसिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाई डेंस सबस्टांस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे सुपर लो टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी सॉलिड पार्ट को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो क्या होता है, सुपर लो टेम्परेचर पे वो चला जाता है। और जब वो सुपर लो टेम्परेचर पे चला जाता है तो आइंस्टीन ने ये बताया कि इस टेम्परेचर पे जाने के बाद जो पदार्थ है वो अपने एक अलग स्टेट को प्राप्त कर सकता है। तो 1921 में क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिक थे जैसे कार्नेल, ओल्फ, कैरेटी और वीमेन, इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने इस पांचवें स्टेज को, मैटर के पांचवें स्टेट को प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि BEC स्टेट को प्राप्त किया। इसके लिए उन लोग को नोबेल प्राइज मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड है, सॉलिड को सुपर लो टेम्परेचर तक हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो मैटर का एक अलग स्टेट प्राप्त होगा। उसी स्टेट को क्या कहा जाता है, BEC अर्थात बोस आइंस्टीन कंडीशन। ठीक है।